हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्ब स्टार्ट किया था और वर्ब के हमने पढ़े कि वर्ब बेसिकली तीन तरह से काम करती है। कैसे? या तो वह एक्शन वर्ड की तरह काम करती है, या वो बीइंग वर्ब की तरह काम करती है, या हैपनिंग वर्ब की तरह काम करती है। एक्शन वर्ब में हमने जाना कि वर्ब एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जो कि जिसका जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट होता है वो इस वर्ब का डूअर होता है। कैसे? मोहन ब्रोक द विंडो। तो इसमें हमने जाना कि मोहन सब्जेक्ट है, ब्रोक इसकी मेन वर्ब है और विंडो इसका ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें टूटने का काम हुआ, ब्रोक यानी टूटने का काम हुआ। और ये किया किसने? ये मोहन ने किया। यानी एक एक्शन हुआ, क्या हुआ? टूटने का। सब्जेक्ट इसका डूअर हुआ। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। और मोहन ने इस विंडो को तोड़ा, यानी इसका डूअर कौन है? मोहन है। फिर हमने जाना कि एक बीइंग वर्ब होती है। बीइंग वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कैसे? मोहन इज अ डेंटिस्ट। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या कहा? मैंने मोहन के बारे में इंट्रोड्यूस कुछ बात बताई और मोहन के लिए क्या कहा कि मोहन डेंटिस्ट है। तो इससे मेरे को एक बात पता चली कि जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो बीइंग वर्ब होती है। और बीइंग वर्ब के केस के अंदर क्या होता है कि मोहन जो सब्जेक्ट होता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन होते हैं, यानी दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डीके इज अ टीचर, तो जो टीचर कौन है? डीके। और डीके कौन है? टीचर। टीचर कौन है? डीके। तो ये दोनों पर्सन एक ही है और बी की फॉर्म इसको लिंक करती है। इस फॉर्म बी की वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं और इस पूरे को बीइंग वर्ब कह देते हैं हमने। कि वर्ब के तीन काम मैंने बांटे हैं, एक एक्शन वर्ड के रूप में, एक बीइंग वर्ब के रूप में, एक हैपनिंग वर्ब के अंदर रूप में। जैसे कि आपको मैंने बताया कि वर्ब एक्शन वर्ड के अंदर क्या होता है, जो वर्ब होती है उसका डूअर ही, जो सब्जेक्ट होता है उसका डूअर होता है। उस वर्ब का डूअर उसका सब्जेक्ट ही होता है, यानी सब्जेक्ट ही काम करता है। लेकिन हैपनिंग वर्ब में कोई करने वाला नहीं होता, बल्कि वो चीज़ खुद ब खुद होती है। अब सूरज का उगना, उसको कोई उगाता नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा द सन rises in the east, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सन। राइज रोज राइजन क्या है? वर्ब। और इसके बाद में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये हैपनिंग वर्ब के केस के अंदर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सेकंड, जो हैपनिंग वर्ब के अंदर जो इसका सब्जेक्ट होता है वो उसका डूअर नहीं होता, वो इसका डूअर नहीं होता। तो द सन राइजेज, यानी राइज होने का काम सन ने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं स्टेयर से गिर गया, आई स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर, तो आई स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। स्लिप्ड इसकी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट इस केस के अंदर आपको पता है हैपनिंग वर्ब और बीइंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता कभी भी। आपको मैंने पीछे बताया है कि जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट बाद हम एक्टिव और पैसिव का बेसिक्स करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ इन डिटेल्स वापस रिपीट कर रहा हूँ। आई स्लिप डैश फ्रॉम द स्टेयर्स, आई स्लिप्ड डैश, यानी आई स्लिप्ड के बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आई जो स्लिप हुआ है उसको किसी ने स्लिप किया नहीं है, बल्कि एक ऑटोमेटिक हुआ है, यानी अपने आप हुआ है। आई को किसी ने स्लिप, यानी किसी ने गिराया नहीं है। तो आई स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स के अंदर एक्शन तो हुआ है, लेकिन वो एक हैपनिंग वर्ब है, उसको किया नहीं है। जो सब्जेक्ट है उसका डूअर नहीं है, बल्कि ये हैपन हुआ है, ये ऑटोमेटिक हुआ है। तो इस केस में हमने क्या जाना कि एक्शन वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट है वही उसका डूअर होता है। हैपनिंग वर्ब के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड केस में बीइंग वर्ब के अंदर मैंने क्या जाना कि यहाँ पे जो बी की फॉर्म होती है वो मेन वर्ब का काम करती है। यानी बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगी तो इस बी की फॉर्म को हम लिंकिंग वर्ब कह देते हैं। उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
और हैपनिंग वर्ब के अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट उसका डूअर नहीं होगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आई स्लिप फ्रॉम द स्टेयर्स, द सनराइज इन द स्काई, या फिर आप कोई भी ऐसी हैपनिंग वर्ब बना लो जो अपने आप हैपन होती है, बल्कि उसको किसी ने किया नहीं। अब द बॉल स्टॉप्ड, यानी बॉल को रोका गया, बॉल रुक गई। अब बॉल को किसी ने रोका नहीं ना, द बॉल स्टॉप्ड, बॉल रुक गई, अपने आप बॉल रुक गई। तो मैं लिखता हूँ द बॉल स्टॉप्ड। तो अब इसके अंदर ये इसकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है क्योंकि नाउन है, और ये इसकी वर्ब है। लेकिन इसको इस स्टॉप करने का काम इस बॉल ने नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है, इसलिए एक हैपनिंग वर्ब के अंदर होती है। और इसके बाद कभी भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस केस के अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। लेकिन जब मैं एक्शन वर्ब की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा मोहन ब्रोक द विंडो, एम ब्रोक द विंडो, तो ये इसकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, और इसको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यानी सब्जेक्ट इज इक्वल टू डूअर है, जो सब्जेक्ट है वो इस काम का यानी ब्रेक करने का डूअर है, और इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखता हूँ ही वेंट टू यूके, तो इसके अंदर क्या है, ही सब्जेक्ट है, वेंट इसकी वर्ब है, गो वेंट गोन इसकी 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये मेन वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन इस केस के अंदर भी मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो मेरे को क्या बात समझ में आई, वर्ब के 3 काम होते हैं, एक्शन वर्ब, बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब। जब एक्शन वर्ब होती है तो ये जो वर्ब होती है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती। लेकिन जब बीइंग वर्ब या फिर हैपनिंग वर्ब होगी, उसके दोनों ही केस के अंदर ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होंगे। यानी बीइंग वर्ब और हैपनिंग वर्ब का पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनती कभी। बस आपको एक बार इतना नोट करना है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगी इसकी, और इसमें पैसिव बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। दोनों केस होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव। अब जैसे मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है, जैसे मैं लिखता हूँ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ये मैंने आपको 6 वर्ब्स याद करवाई थी, गो, कम, स्माइल, सी, गो, कम, स्माइल, रन, एटसेट्रा। आप ये 4 वर्ब एक बार याद कर लो। ये 4 वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी आप गो के बाद कभी भी कोई नाउन नहीं लिख पाओगे, कम के बाद कभी भी नाउन नहीं लिख पाओगे, स्माइल के बाद कभी भी नाउन नहीं लिख पाओगे, रन के बाद कभी भी नाउन नहीं लिख पाओगे, आप स्लीप के बाद कभी भी नाउन नहीं लिख पाओगे। ये ऐसी वर्ब्स होती है जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। मैंने आपको बताया था ही डिस्कस द प्लान, ही डिस्कस द प्लान। अब डिस्कस के बाद आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये भी हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर जानेंगे। और आपको इतनी बात पता होगी कि जब भी वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी तो उस केस के अंदर पैसिव वॉइस बनेगा। और इस केस के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर कभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती अपने बाद, तो ये पैसिव नहीं बनेगा। समझे? तो अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि एक्टिव और पैसिव की बेसिक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर आप ये जानते हो कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो डूअर होता है, और जो डूअर होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। और जो पैसिव वॉइस होती है इसके अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि एक्टिव वॉइस के अंदर हम कहते हैं मोनू ब्रोक द ग्लास, यानी मोनू ने गिलास तोड़ दिया, यानी मोनू का नाम पहले है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पैसिव के अंदर इसके अंदर कहते हैं द ग्लास। अब ग्लास इंपॉर्टेंट है इसलिए ग्लास को पहले कह दिया। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव जाने से पहले आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसका जो टेंस है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और जो मीनिंग है ना वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी या तो आप एक्टिव टू पैसिव जा रहे हो या पैसिव टू एक्टिव आ रहे हो, तो टेंस भी चेंज नहीं होगा और मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, मतलब जो डूअर नहीं होता, बल्कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। हम आगे समझेंगे इसको और बेसिक से और अच्छे से, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त टेंस भी चेंज नहीं होता और मीनिंग भी चेंज नहीं होता। कैसे? जैसे मोनू यहाँ पे मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रोक क्या है, मेन वर्ब, और ये ब्रोक कौन सी फॉर्म में है, V2 यानी पास्ट की फॉर्म के अंदर है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन 3 फॉर्म होती है ना ब्रेक की, ब्रेक,
ब्रोक और ब्रोकन। तो आपको पता होनी चाहिए ये V1 फॉर्म होती है, ये V2 और ये V3। तो यहाँ पे ब्रोक मेरे पास है V2 की फॉर्म, V2 यानी पास्ट की फॉर्म। तो मैं जब एक्टिव टू पैसिव जाऊँगा तो भी मेरी पास्ट की फॉर्म रहेगी। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ द ग्लास और फिर इसके बाद लिखता हूँ वाज। तो आपको पता है वाज क्या है? बी की फॉर्म है। बी की क्या फॉर्म चलती है? इज, एम, आर, बी। फिर चलती है वॉज और वर, बीन एंड बीइंग। तो आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए कि ये फॉर्म है V1 और वाज वर होती है V2। वाज लगती है सिंगुलर नाउन के लिए और वर लगती है प्लूरल नाउन के लिए। ग्लास मेरा सिंगुलर है इसलिए मैंने वाज यूज़ किया जो कि एक V2 है, और यहाँ पे ब्रोक भी मेरा V2 है। तो आपने देखा जब एक्टिव टू पैसिव गए तो हमारी वर्ब सेम रही, वर्ब चेंज नहीं हुई। और ये ब्रोकन होता है V3, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो एक्टिव टू जब मैं पैसिव जाता हूँ ना तो मेरा हम यूज़ करते हैं पैसिव के अंदर B + V3, यानी बी की फॉर्म जो कि मेरी वाज वर या फिर जो भी एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म होगी बी की वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो एक्टिव टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म होगी। कैसे? अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब सिंपल प्रेजेंट के अंदर है तो हम पैसिव वॉइस के अंदर जो बी की फॉर्म वाज वर की जगह इज, एम, आर के अंदर से कोई भी फॉर्म यूज़ करेंगे। इसको फिर एग्जांपल से हम समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि जब मैं एक्टिव टू पैसिव जाता हूँ ना तो मैं बी + V3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी V3 मेरी मेन वर्ब जो एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब होती है उसको मैं V3 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर आपको एक और अच्छे से क्लियर होगा इसका। अभी मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं। मोहन प्लेज हॉकी, यानी मोहन हॉकी खेलता है। सेकंड सेंटेंस लिखा है मोहन प्लेड हॉकी, यानी मोहन ने हॉकी खेली थी। क्योंकि खेली थी का मतलब है ये मेरा V2 फॉर्म है और मोहन प्लेज ये V1 फॉर्म है। आपको पता है प्ले यानी वर्ब के बाद एस और ईएस लगाने पे वर्ब सिंगुलर हो जाती है। हमने सिंगुलर वर्ब इसलिए यूज़ की क्योंकि मोहन हमारा एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर मोहन एंड राकेश होता तो प्ले लिखते सिर्फ एस नहीं लगाते, क्योंकि वर्ब से एस हटाने के बाद प्लूरल बनता है और नाउन के अंदर एस लगाने के बाद वो प्लूरल बनता है। तो जैसे ये मेरा एक्टिव फॉर्म के अंदर है, मेरे को कैसे पता चलता है? इसके 2 मेथड है पता लगाने की। क्या? एक तो जो सब्जेक्ट होगा वही डूअर होगा। मोहन हाँ नाउन है, सब्जेक्ट है। हु प्लेज हॉकी, मोहन प्लेज हॉकी सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट आ गया। और खेलता भी कौन है? मोहन ही खेलता है। तो जो सब्जेक्ट है वही डूअर है सबसे पहला। तो ये तो इससे मेरे को पता चला कि एक्टिव वॉइस के अंदर है। सेकंड मैं देख सकता हूँ कि पैसिव वॉइस के अंदर मेरी स्ट्रक्चर रहती है B + V3 की। अब मेरे को प्लेज ये वर्ब की 3 फॉर्म नहीं है, वर्ब की 3 फॉर्म नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर है, पैसिव वॉइस के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? आपको सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म देखनी होती है। प्लेज है मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेरी प्ले, प्लेड और प्लेड ऐसी फॉर्म चलती है। ये V1, ये V2, ये V3। तो आप जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो पैसिव के अंदर क्या है? आपको B + V3 की फॉर्म चाहिए और V वर्ब की वो फॉर्म लेते हैं जो कि एक्टिव वॉइस के अंदर गिवन हो। अब एक्टिव वॉइस के अंदर अब मेरे को प्ले वर्ब गिवन है तो प्ले का मैं V3 बना दूंगा प्लेड। तो सबसे पहले मैंने लगाया प्लेड, ये मेरा V3 फॉर्म आ गया। अब मेरे को BE + V3 फॉर्म चाहिए। अब ये V3 फॉर्म तो मेरी आ गई, B की फॉर्म और चाहिए। B की फॉर्म इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग होती है। अब वो किस पे डिपेंड करती है? वो करती है एक्टिव वॉइस के टेंस के ऊपर। अभी मेरे को पता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है यानी V1 है। V1 के लिए मैं कौन सी यूज़ करूँगा? या तो इज, या एम, या आर, या फिर बी। तो इज, एम, आर, बी कब यूज़ करेंगे? अब मोहन है, मोहन के लिए इज यूज़ करूँगा, एम या फिर आर। आर होती है प्लूरल के लिए नहीं कर सकता। एम होती है आई के साथ, आई के साथ एम यूज़ करते हैं। बी यूज़ करते हैं मॉडल, मॉडल के साथ जब आएगी। और यहाँ पे बच गया इज, तो इज मेरी बी की फॉर्म होगी। तो B + V3 जो मेरे को स्ट्रक्चर लाना था वो मेरा पैसिव वॉइस की B + V3 बन चुकी है। अब मैं इसके ओवर करूँगा और एक्टिव टू पैसिव जाने के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेरा सब्जेक्ट का काम करता है। जो हॉकी है तो हॉकी मेरा सबसे पहले मैं लिख दूंगा, हॉकी इज प्लेड। और जो भी मेरा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो बाई प्रीपोजिशन के साथ, जनरली बाई प्रीपोजिशन के साथ मैं लिख देता हूँ। अब मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है? मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। मैंने मोहन को इंपॉर्टेंस दी है, मोहन को इंपॉर्टेंट बना के इसलिए इसको सब्जेक्ट के में एक्टिव वॉइस के अंदर लिखा है। लेकिन मैं लिखता हूँ हॉकी इज प्लेड बाय मोहन, तो हॉकी मोहन के द्वारा खेली जाती है।
इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, लेकिन जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट डूअर होता है और पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ना तो मीनिंग चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। अब ये मेरा V1 की फॉर्म में ना, तो ये V1 मैं इस टेंस को नहीं देखूंगा, जो मेरी B की फॉर्म होगी BE प्लस V3, जब पैसिव में जाता हूँ तो जो मेरी B की फॉर्म होगी वो मेरे को टेंस बताएगी कि मेरा एक्टिव वॉइस के अंदर टेंस कौन सा था। अब मैं इसको देख के बताऊंगा कि ये मेरा एक एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। जैसे मैं सेकंड स्टेटमेंट में देखता हूँ, मोहन मेरा सब्जेक्ट है, हॉकी प्लेड मेरा V2 है, हॉकी मेरा ऑब्जेक्ट है। मोहन प्लेड हॉकी, ये मेरा एक्टिव वॉइस के अंदर कैसे पता चला कि जो सब्जेक्ट है वो इसका डूअर है। और सेकंड B प्लस V3 की स्ट्रक्चर भी नहीं है, यानी V2 है मेरे पास, V3 भी नहीं है और B भी नहीं है। तो इसको मैं सबसे पहले पैसिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा, जो मेरा वर्ब की फॉर्म है उसको V3 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपने देखा प्ले प्लेड प्लेड, प्लेड मेरी V3 है तो इसको मैंने V3 में प्लेड कर दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, मैं B की फॉर्म लेके आऊंगा। ये B की फॉर्म किस पे डिपेंड करती है, जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब होती है उस पर डिपेंड करती है। ये मेरा V2 के अंदर है तो B की फॉर्म मेरा या तो वाज आएगी या फिर वर्ब आएगी, वर आएगी, या वाज या वर। लेकिन अब मोहन मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं वाज यूज़ करूँगा, वर यूज़ नहीं करूँगा, तो वाज। और आपको पता है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो उठ के सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, तो हॉकी, हॉकी वाज प्लेड, फिर बच गया उसको बाय के साथ मोहन। आप जब एग्जाम में देखोगे तो आप ऑप्शन से सबसे पहले करोगे, आपको सबसे पहले अगर एक्टिव टू पैसिव जाना है तो B प्लस V3 देखना है, जहाँ आपका B प्लस V3 और B की फॉर्म वही होती है जो उसके एक्टिव वॉइस के अंदर उसका टेंस बताती है। जो वर्ब टेंस का, जैसे इसके अंदर V2 है, एक्टिव वॉइस के अंदर V2 यानी पास्ट के अंदर है तो B की फॉर्म भी पास्ट के अंदर यूज़ करेंगे और पास्ट के अंदर वाज और वर होती है, B प्लस V3, और ये फॉर्म हमेशा V3 की फॉर्म में होगी। अब आपको एक और बात समझनी है, जैसे मैं लिखता हूँ दे हैव प्लेड हॉकी। अब मेरे को ये बताओ ये एक्टिव वॉइस के अंदर है कि पैसिव वॉइस के अंदर। तो आपने देखा दे सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा V3 है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। हॉकी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब आपने कहा सर ये हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे मैं लिखता हूँ B प्लस V3 होता है पैसिव वॉइस के अंदर, सर ये V3 भी आ गया। अब B क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और ये सर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये मेरा पैसिव वॉइस के अंदर होना चाहिए। नहीं, ये पैसिव में नहीं होगा। क्यों? पैसिव के अंदर तभी होगा जब B की फॉर्म होगी, सिर्फ B प्लस V3 ही पैसिव वॉइस बनाती है। हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बना देगी, क्योंकि हैव कब लगता है, हैज हैव जो प्रेजेंट के अंदर, और जब V3 के साथ लगता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बना देगी। तो ये मेरा एक्टिव वॉइस के अंदर है। कैसे? दे हैव प्लेड हॉकी, हु प्लेड है हॉकी, दे सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो इस कार्य का डूअर है, यानी खेलने का काम दे ही कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो आप एक नोट करके लिख सकते हो, अगर आपको कभी भी पता लगानी हो कि फॉर्म V3 है या कोई दूसरी, जब भी V3 फॉर्म यूज होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। हेल्पिंग वर्ब होनी मस्ट है, जब भी V3 फॉर्म को यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होनी मस्ट है। और ये हेल्पिंग वर्ब कोई भी फॉर्म की हो सकती है, B की फॉर्म भी हो सकती है, हैज़ हैव की फॉर्म भी हो सकती है, या फिर डू डज की फॉर्म भी हो सकती है। लेकिन जब B की फॉर्म होगी तब तो वो पैसिव वॉइस के अंदर स्ट्रक्चर होगा, और बाकी ये फॉर्म होगी तो वो एक्टिव वॉइस के अंदर स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपको एक बार वापस रिपीट करके देख लो, अगर कुछ और पूछना है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो आइए कुछ सेंटेंस हम इसको और समझते हैं। तो यहाँ पे रोहन मेरा सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये मेरे को हु का रिप्लाई मिल रहा है, वर्ब से हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। हु हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, रोहन हैज सॉल्व्ड क्वेश्चन, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। रोहन हैज सॉल्व्ड व्हाट, क्वेश्चन, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। हैज़ हैव मेरे को पता है एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और सोल्ड ये मेरी मेन वर्ब होती है। तो ये मेरे को पता चला कि जब B की फॉर्म मेरी यहाँ पे नहीं बन रही, पैसिव वॉइस जब भी होता है तो B प्लस V3 बनती है, B की फॉर्म मेरे पास है नहीं, तो ये मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक एक्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ इसको मेरे को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या, मेरे को B प्लस V3 की स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा जो मेन वर्ब होती है वो मेरे को V3 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सोल्व की जो फॉर्म कैसे चलती है टेंस की, सोल्व, सोल्व्ड, सोल्व्ड। तो V1 V2 V3, तो इसकी V3 सेम है तो इसलिए मैं लिख दूंगा सोल्व्ड। अब B की फॉर्म चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए B की फॉर्म किस पे डिपेंड करती है, एक्टिव वाले सेंटेंस के टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इसकी फॉर्म जो होगी वही मेरे को B की फॉर्म यहाँ पे लिखनी होगी। अब B की फॉर्म आपको पता है कैसे चलती है, इज, एम, आर और बी, फिर है वाज, वर, फिर चलती है बीन,
और फिर चलती है बी। तो इस सेंटेंस में आपको बी की फॉर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके टेंस पे डिपेंड करेगी कि बी की फॉर्म कैसी होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम टेंस वर्ब का यूज़ करेंगे तो वो हमेशा V3 फॉर्म के अंदर होगी। अब आपको पता है V2 भी सॉल्व होती है, V3 भी सॉल्व होती है। यहाँ पे V3 यूज हुई कि V2 आप कैसे बताओगे कि उससे पहले देखोगे, अगर उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रखी है जब तो V3 होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो V2 होगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रखी है तो ये V3 फॉर्म होगी और इसी V3 की B की फॉर्म हमको यहाँ पे लिखनी होगी। अब B की ये V1 होती है, ये V2 और ये V3 है, तो ये V3 फॉर्म हमेशा लिख देंगे B की बीन, और ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले आते हैं, तो द क्वेश्चन हैज बीन सोल्ड, और जब सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्रीपोजिशन लगा के बाय मोहन, ऐसे यूज कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये मेरे को पता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये मेरे को पता क्या चला, बी प्लस V3 है क्या सर, ये बी की फॉर्म तो है पर V3 नहीं है, ये V1 ING फॉर्म है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि ये एक एक्टिव के अंदर फॉर्म है। अब इसको मेरे को पैसिव में कन्वर्ट करनी है, तो अपना वही स्ट्रक्चर, सबसे पहले बी प्लस V3 की फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब V3 में पहले मेन वर्ब ये है कि ये, तो आप कहोगे सर V3 है, तो प्ले की V3 फॉर्म होती है प्लेड, ठीक है। अब बी की फॉर्म वर्ब पे डिपेंड करेगी कि प्लेइंग पे, तो प्लेइंग पे डिपेंड करेगी। ये प्लेइंग कौन सी वर्ब है, ये V1 प्लस ING फॉर्म है, तो बी की फॉर्म भी V1 प्लस ING फॉर्म, यानी V4 कौन सी होती है, बीइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, और ये वर्ब ऐसे का ऐसा लिख देंगे। क्रिकेट उसके पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, और बाय जो दे सब्जेक्ट है वो इधर आके दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ कैसे कन्वर्ट होती है, हम प्रोनाउन से हम बहुत अच्छे बेसिक से वापस करेंगे एडवांस लेवल तक, लेकिन अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझ लेते हैं कि क्रिकेट, अब आपको पता है कि जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो अब बताओ क्रिकेट मेरा सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल, तो आप कहोगे सर ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब की जगह मैं वाज यूज़ करूँगा। जैसे आपको पता है ना, बी की फॉर्म वाज और वर्ब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। वाज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। अब वर्ब मेरा प्लूरल है तो इसकी जगह मैं क्रिकेट के लिए सिंगुलर वाज का यूज़ करूँगा। यहाँ दे था जो कि एक प्लूरल था, इसके अकॉर्डिंग आई थी वर्ब प्लूरल, लेकिन अब क्रिकेट मेरा सिंगुलर हो गया तो इसके बाद आएगी वर्ब सिंगुलर, आएगी V2 फॉर्म के अंदर, क्यों मेरे को पहले V2 फॉर्म के अंदर था तो अब भी V2 फॉर्म के अंदर रहेगी। और ये बीइंग मेरा किस लिए यूज हुआ, क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो वर्ब थी वो V1 ING फॉर्म में थी, तो बी की फॉर्म भी V1 ING की फॉर्म में होगी। फिर ये प्लेड V3 फॉर्म के अंदर होता है, यानी मेन वर्ब को हम V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई प्रीपोजिशन लगा के उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे आपको बेसिक्स में बताया था, जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो नाउन किसी का नाम होता है तो नाम तो हमेशा ऑब्जेक्टिव लिखो, चाहे सब्जेक्टिव सेम रहता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जिसका चेंज हो जाता है, जो हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तब और अच्छे से करेंगे। अभी आपको इतना समझना है, दे इसका सब्जेक्टिव और दे का दैम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे को कन्वर्ट करके हम यहाँ पे लिख देंगे दैम, यानी क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय दैम, ये इसका करेक्ट होगा। ये एक्टिव पैसिव की अभी थोड़ी बहुत हम बेसिक से कर रहे हैं, इसके बाद जब हमको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये पूरे एग्जाम के अंदर 20 नंबर का आएगा, तो जब बाद में लेटर पार्ट के अंदर एडवांस लेवल से करेंगे तो उसको और अच्छे से और बढ़िया बेसिक से हम इसको समझेंगे। अब इन दो और सेंटेंस से हम थोड़ा एक्टिव और पैसिव को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, और इसके साथ ही आज हम एक्टिव और पैसिव का बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम प्रोनाउन या फिर वर्ब या फिर एडजेक्टिव और अच्छे से पढ़े तो ये बीच बीच में कुछ कंसेप्ट्स काम में आएंगे, और जब हम इसका रियल टॉपिक एक्टिव और पैसिव वापस पढ़ेंगे तब इसको बहुत एक एक डीप पॉइंट से करेंगे। तो इन सेंटेंस को हम और देखते हैं। अब धीरज इज़ अ टीचर, तो धीरज एक नाउन है जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ यहाँ पे मेरा मेन वर्ब है, इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है तो मैं कह सकता हूँ इज़ मेरा लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। तो धीरज इज ए टीचर, ये जो एक नाउन है यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इसको। तो अब आप ये बताओ एक्टिव वॉइस के अंदर है कि पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस V3 होता है, यहाँ पे बी की फॉर्म है सिर्फ, तो इसलिए आप कह सकते हो ये एक्टिव वॉइस के अंदर है। अब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव टू पैसिव बनाओ इसका। जब आपने एक्टिव टू पैसिव बनाएगा तो आपको पता है बी प्लस V3 चाहिए मेरे को,
बी प्लस वी थ्री चाहिए। अब बी प्लस वी थ्री, अब मेरे को पता है वी वन मेरी ये है, इसकी वी थ्री कौन सी होती है, बीन। ये बी की फॉर्म है, बी की वी थ्री कौन सी होती है, बीन। अब और फिर बी की फॉर्म में वापस लिखूंगा किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इज बीन। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या आता है, यहाँ पे मेरा एक आता है ऑब्जेक्ट, जो मेरा एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करने लग जाता है, और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कौन सी है, ये एक बीइंग वर्ब है, ये एक बीइंग की तरह काम कर रहा है ना। यानी धीरज जी टीचर एक लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिस भी सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ब इज मेन वर्ब का काम करेगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता, और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ एक्टिव टू पैसिव नहीं बनेगा। तो यानी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी आपको बताया था कि वर्ब तीन काम करती है, हैपनिंग, बीइंग और एक्शन। जो एक्शन वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट ले भी सकती है और नहीं ले सकती, और जो हैपनिंग और बीइंग वर्ब होती है उनमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आता। तो इसलिए हैपनिंग और बीइंग वर्ब का कभी भी पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है, और एक्टिव फॉर्म जब भी आएंगी तो उसका हम पैसिव फॉर्म बना सकते हैं, वो जैसे जैसे हमारी यूज़ में आएगा वैसे वैसे सीखते जाएंगे। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है, रवि हैज़ कट द रोप। तो सबसे पहले रवि मेरा सब्जेक्ट है, हैज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब, कट मेरा मेन वर्ब, इसकी डिस्कस करेंगे फॉर्म कौन सी है, कट रोप हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब कट की फॉर्म चलती है कट, कट और कट, यानी V1 भी मेरी कट, V2 भी मेरी कट और V3 भी कट। तो आप पता कैसे चलाओगे कि कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो आपको पता है V3 जब भी यूज होती है तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब की यूज होती है, जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो V3 फॉर्म के अंदर आएगी। ये क्लियर हो गया। अब V1 और V2 के अंदर आप कैसे पता लगेगा कि V1 कट यूज हुआ है कि या सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। अगर प्रेजेंट के अंदर टेंस यूज हुआ है और सिंगुलर नाउन है तो कट हमेशा हम कट्स लिखते हैं, यानी सिंगुलर नाउन के लिए हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ हम सीधा कट लिखते हैं। तो बाकी इन दोनों के अंदर डिफरेंस तभी पता चलेगा जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे कि सेंटेंस हमसे इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो ये V2 फॉर्म होती है, ये V1 फॉर्म होती है, ये सेंटेंस पढ़ने पे पता चलेगा। अब जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ा रवि हैज़ कट द रोप, तो यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की यूज हो रही है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है प्लस V3 फॉर्म है। तो यानी मेरे को पता चला ये V3 फॉर्म यूज़ कर रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज है। रवि हैज़ कट द रोप, यानी रोप काटने का काम रवि के द्वारा हो चुका है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर है, क्योंकि मेरे पास B प्लस V3 की स्ट्रक्चर नहीं है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 की स्ट्रक्चर है। तो इस B प्लस V3 की स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मेन वर्ब यानी जो कट है उसको मैं V3 में लिखूंगा, तो कट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है। अब B की फॉर्म लिखूंगा, B की फॉर्म हमेशा मेन वर्ब पे डिपेंड करती है। तो ये मेरे को पता चला V3 के अंदर है, तो B की भी मैं कट, यानी B की मैं V3 फॉर्म लिखूंगा बीन। अब ये हेल्पिंग वर्ब मैं ऐसी की ऐसी लिख देता हूँ, और जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ द रोप, द रोप हैज़ बीन कट, और जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो बाई प्रीपोजिशन लगा के डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर नाउन हो, किसी का नाम हो, तो ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ही हैज़ कट द रोप, यानी उसने रोप काट दी, तो ही का यहाँ पे आने के बाद हिम हो जाता। जब प्रोनाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होता है, और नाउन जब नाम होता है किसी का तो उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है। ये हम प्रोनाउन के लेक्चर में पहले दिन करेंगे। तो ये था आज आपका एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव बनाने का छोटा सा कंसेप्ट। ये आज हमने इसका बेसिक्स कर लिया है। इसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सब कुछ एडवांस से वापस करेंगे।